नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर नोएडा से है, जहां पर बैंकों में फर्जी दस्तावेज के माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गैंग का पुलिस और एसटीएफ टीम ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि बैंकों के साथ फर्जी दस्तावेज के माध्यम से करोड़ों का फ्रॉड करने वाली गैंग का नोएडा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने खुलासा किया है, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वह उनके कब्जे से 1 लाख रुपए कैश और नोट गिनने वाली मशीन, इसके साथ ही 500 चेकबुक, 187 मोबाइल, 2 कार, 1 बाइक, बैंक की पासबुक, अलग अलग कंपनियों की मोहरें और लैपटॉप आदि सामान बरामद हुआ है। वहीं आरोपी 13 अलग अलग फर्जी कंपनी बनाकर फ्रॉड किया करते थे। आपको बता दें कि आरोपियों के 4 साथी अभी फरार हैं। गैंग के सदस्य आम लोगों की फर्जी आईडी बनाकर प्रलोभन देकर बैंक के साथ फ्रॉड कर रहे थे। वह अब तक अलग अलग बैंकों के साथ 23 करोड़ का फ्रॉड कर चुके हैं। फेज 1 थाना पुलिस और एसटीएफ ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। क्या थी ये फेज 1 की टीम, जिसमें एसीपी 1, 2 और एसटीएफ की नोएडा यूनिट, जिसमें एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा जी और बाकी उनके इंस्पेक्टर साहिबान के जो है वो उस पर एक गैंग हम लोगों ने जो है बस्ट किया है। इसमें आज 8 लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और ये गैंग बेसिकली जो है एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में फ्रॉड करता था। एक एफआईआर हम लोगों ने लिखी थी कुछ दिन पहले, जिसमें एचडीएफसी बैंक ने ये हमें कंप्लेन की थी कि हमारे यहाँ पर जो है कुछ फर्जी कंपनियाँ रजिस्टर्ड करा करके और लोन करा करके और बैंक को जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उसी क्रम में जो है वो हमारी जो एसटीएफ की यूनिट थी और जो हमारे फेज 1 की टीम थी, इन्होंने काम किया और काम के आधार पे 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मॉडस ऑपरेंडी इनका ये था कि इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो फेक बनता था, लोगों को लालच दे करके उनके बायोमेट्रिक्स निकलवाते थे, उसमें मोबाइल नंबर्स अपने डलवाते थे और उसके बाद जो है उसमें लोन लेते थे डिफरेंट बैंक से, जिसमें आईसीआई बैंक है, आपका जो है वो एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। कंपनी रजिस्टर्ड करा करके, और ये कंपनियां भी फर्जी होती थी। इनको एग्जिस्ट, इनके जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। खाली जो डायरेक्टर्स और जो ये 8 लोग पकड़े गए हैं, यही लोग उसको जो है डिफरेंट नेम्स में नाम बदल करके जो है वो रजिस्टर्ड कराते थे। इसके बाद जो है वो बहुत सारी बैंकों से लोन लेते थे और लोन ले करके उस लोन के पैसे को एज अ सैलरी दिखा करके, जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उसकी सैलरी दिखाई जाती थी कि अमुक एम्प्लॉय को जो है इतना सैलरी दिया गया, और वो रोटेट भी करते थे, उसका बाकायदा पीएफ वगैरह भी कटवाते थे। और उसके कुछ दिन बाद जब बैंक की वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाती थी तो उस सैलरी के पैसे को ये लोग गबन कर जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने लगभग 13 कंपनियां बनाई हैं जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आई हैं, और लगभग 23 करोड़ रुपए के आसपास डिफरेंट बैंक्स का जो है फ्रॉड इन्होंने किया है। इसके साथ ही साथ इनके कब्जे से भारी मात्रा में 500 से ज़्यादा चेकबुक्स हमें मिली हैं, आधार कार्ड्स मिले हैं, डीएल मिले हैं, बहुत सारे बैंक्स के पासबुक्स मिले हैं, लगभग 250 से 300 के आसपास जो है हमें मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, और 8 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। अभी इसमें 4 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं, उनकी भी पुलिस जल्दी गिरफ्तारी करेगी। और ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है एक सिस्टमेटिक फ्रॉड हो रहा था, जिसमें कि जो है वो बैंकों को चूना लगाया जा रहा था। उनका जो है वो लोनिंग सिस्टम में जो है ये अपने आप को एडजस्ट करके और उनसे पैसा ले करके फर्जी एम्प्लॉय बना करके और उनके बैंकों के पैसे को जो है लोग हड़प ले रहे थे। इसमें फेक होते थे क्योंकि उनके पहले से बैक एंड पे सारा कूटनीति दस्तावेज तैयार कर लिया जाता था। उसके लिए प्रॉपर ऑफिस लेते थे, उसमें एम्प्लॉयज़ फेक जनरेट होते थे, किसी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, किसी में 150 एम्प्लॉयज़ हैं। फिर इनके कई बैंकों में अकाउंट्स खोले जाते थे और उसमें सैलरी रोटेट की जाती थी। 1 साल सैलरी रोटेट करते थे ताकि सिविल स्कोर उनका ठीक हो जाए। उसके बाद ये लोन अप्लाई करते थे और वो लोन एज पर जो सैलरी ग्रेडेशन होता था उसके हिसाब से लोन ले करके 1-2 EMI दे करके और गायब हो जाते थे। ये इसका मोटा मोटा ऑपरेंडाई है जिस पे ये काम करते थे। तो हमारे पास ये जो गैंग है जैसे मोहसिन और तनुज, इन उनका काम बटा हुआ है बेसिकली। मोहसिन और तनुज जैसे ये कंपनी रजिस्टर कराते थे, और ये इसमें जीतू है, जीतू की कई जगह फुटेज भी आई है। वो पैसे निकालने का काम करता था, कैश लाके वापस इनको देता था और ये फिर एंट्री वापस कंपनी के अकाउंट में डालते थे और फिर सैलरी रोटेट होती थी। ये एक रोटेशन सिस्टम इनका चलता रहता था और ये मल्टी सिस्टम था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी बना के कर रहे हैं, 2-3 कंपनियों का पैसा एक साथ रोटेट होता था।
तो ऐसा करते करते इन्होंने, हमने जो अभी तक इस जांच में जो पाया था वो करीब 13 कंपनियां ऐसी फर्जी मिली हैं। इसमें जो रविकांत मिले हैं 2 कंपनियों में अलग अलग नाम से डायरेक्टर हैं, जीतू एक कंपनी में डायरेक्टर है। इसी तरह से ये जो बेसिक एविडेंस है, ये पैसे निकालने वाला जीतू का फुटेज में कई जगह पर है वो। तो ये सारी चीज़ें इनका मोटा मोटा ये है सिस्टम, जिसके आधार पे बैंकों से ठगी करते हैं। कितने टाइम से कर रहे थे? मोहसिन 12 साल से कर रहा है, ये जो वर्तमान गैंग ये 3 साल से कर रहा है। कितना का ट्रांजेक्शन है सर? इन्होंने लोन के माध्यम से लगभग 23 करोड़ का इनको लगाया है अभी तक जो पता चला, अभी तक पता चला है। कुछ बैंकों का भी आना है। कई सारे बैंक हैं, क्रॉस द बैंक है, HDFC है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर फारुखाबाद से, जहां पर ग्राम समाज द्वारा आयोजित कथा के प्रसाद से हुई फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। ग्राम समाज द्वारा आयोजित कथा के प्रसाद से फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसमें करीब 1 सैकड़ा ग्रामीण बीमार हुए हैं, जिसमें दर्जनों बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि देर रात जिला अस्पताल में 30 बच्चों समेत 62 मरीज भर्ती हुए हैं। वहीं बड़ी संख्या में मरीज आने के चलते इमरजेंसी में एक बेड पर 3 मरीज लिटाए गए। गाँव से मरीजों को लाने के लिए 2 दर्जन एम्बुलेंस लगाई गई। जिला अस्पताल में CMS के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक डॉक्टरों की टीम मरीजों की देखभाल में जुटी है। आपको बता दें कि ग्राम नगला चंदेला में बीती 13 मई से चल रही भागवत कथा, जो ग्राम सभा लोगों द्वारा आयोजित की गई थी। बुधवार शाम कथा में गोवर्धन पूजा के बाद खीर पूरी चने का प्रसाद बांटा गया। ग्रामीणों के अनुसार 3 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने प्रसाद खाया और देर रात्रि बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। आनन फानन में ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर मरीजों को CSC पहुंचाया। CSC बंद होने के चलते सीधा जिला अस्पताल मरीजों को ले जाया गया। जिला अस्पताल में लोहिया मरीजों का तांता लग गया। वहीं CMS डॉक्टर राजकुमार गुप्ता के अनुसार रात्रि 3:30 बजे तक जिला अस्पताल में कुल 62 मरीज पहुंचे हैं। सभी मरीजों को निगरानी में रखा गया है। क्या नाम है आपका? बिक्कू यादव प्रधान, किस गांव के प्रधान है? ग्राम पंचायत राजारामपुर में ही। अच्छा, जो नगला चंदेला है आपका गांव मजरा है क्या? जी, ग्राम पंचायत राजारामपुर में ही, मजरा नगला चंदेला। अच्छा, क्या बात हो गई वहाँ पे आज? क्या घटना हो गई? काफ़ी जो हैं वहाँ के लोग लोहिया में आए हैं। ग्राम समाज की कुछ लोग ग्राम पंचायत में भागवत करा रहे हैं नगला चंदेला में। कितने दिनों से चल रही है? ये चल रही है लगभग 5 दिन हो गए, 13 तारीख से चल रही है। आज क्या बात हो गई है? लोहिया मरीज आए हैं काफ़ी गांव से। लोग बता रहे हैं कुछ प्रसाद अरसाद में कुछ कर दिया गया है, क्या दे दिया क्या नहीं। तो कितनी आबादी होगी उसकी प्रधान जी गांव की? आबादी होगी लगभग 4000 गांव की जी। मजरे की आबादी? हाँ, मजरे की आबादी। अच्छा, तो कुछ अंदाजा है कितने लोगों ने प्रसाद खाया है? लगभग 70-80 लोग हैं जो अभी आए हैं, अभी ये भर्ती हैं यहाँ पे? लोहिया अस्पताल में जो भर्ती हैं। अच्छा, खाए कितने लोगों ने होगा अंदाज से? लगभग 200 लोगों से कम क्या खाया होगा प्रसाद। अच्छा, तो आप गांव पहुंचे थे क्या? मैं गांव नहीं पहुंचा। गांव नहीं पहुंचे थे अभी? जी। अच्छा, ये लोग बरौन भी गए थे क्या? बरौन गए, बरौन का अस्पताल बंद था। जी। अच्छा, तो वहाँ से सीधे फिर यहाँ आए? वहाँ बरौन से लोहिया अस्पताल वहाँ गए। वहाँ इन लोगों को बंद मिला? जी। आप कितने बजे सूचना मिल गई थी? मुझे रात में 1 बजे सूचना मिली। जैसे सूचना मिली वैसे हम लोहिया अस्पताल में आ गए। सर, भी आप लोहिया अस्पताल में आए हैं, काफ़ी मरीज आ रहे हैं सर, क्या मामला था? कितने लोग आ चुके होंगे अभी तक? इस समय कुल मिला के लगभग 62 मरीज भर्ती हो गए हैं, जिसमें करीब 30 के करीब बच्चे हैं। ये सब नवाबगंज में नगला कोई जगह है, वहाँ पे कोई आयोजन हुआ था। उसमें प्रसाद चूँकि कई जगह से इकट्ठा होके आया था, ऐसा कहते हैं, तो सब मिक्स करके इन लोगों ने प्रसाद खाया है। प्रसाद खाने के बाद उल्टियाँ शुरू हो गई, कुछ लोगों को पेट में दर्द हुआ, बीमार हो गए। करीब 1 बजे करीब यहाँ आना शुरू हुए हैं। अभी तक 62 आ चुके हैं। जितने आए हैं सभी अभी स्थिति कंट्रोल में है, कोई भी मरीज़ सीरियस नहीं है, सभी का उपचार किया जा रहा है और अभी उम्मीद है कि शायद कुछ मरीज और भी आए। सीएमओ साहब भी निरीक्षण कर गए थे? हाँ, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आनंदकारी भी आए थे, वो देख गए हैं। सभी अस्पताल के चिकित्सक सहयोग कर रहे हैं। कोई मरीज अभी सीरियस नहीं है जिसको रेफर किया जा सके। कई EMO भी लगाए गए हैं, अन्य डॉक्टर हमारे अस्पताल में उपलब्ध 11-12 डॉक्टर हैं, लगभग सभी ड्यूटी पे उपलब्ध हुए हैं। सभी स्टाफ हमारे यहाँ है, दवाएं समुचित है, फ्लूइड भी है, कोई ऐसी कमी नहीं है। ठीक है, लगभग उम्मीद ये है कि सुबह तक 12-14 घंटे में ही ठीक हो जाएंगे। जो ठीक होते जाएंगे उनको डिस्चार्ज करके अभी हॉस्पिटल में जगह है मरीजों के लिए भी? अभी हॉस्पिटल में चूंकि हमारा 210 बेड का हॉस्पिटल है, काफ़ी बेड हैं, अभी 50-60 बेड हमारे पास खाली हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से, जहां पर जिला पंचायत सदस्य ने पूर्व विधायक राजकुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जाटव ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि मतगणना के दिन पूर्व विधायक ने गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से हमला किया, जिसमें मेरे साथियों के द्वारा मुझे बचाया गया, जिसमें मैं बाल बचा। तो वहीं शुभम सिंह जाटव के समर्थन में सुजान सिंह यादव जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी शुभम सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्व विधायक राजकुमार यादव से डरते हैं, इसलिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में अभी तक जगह दिया हुआ है। इस दौरान प्रेस वार्ता कर और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लेन देन का कुछ मामला है विधायक से आपका? देखिए मैं बताता हूँ, पैसे को बचाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। मैं बता देता हूँ आपको मैं बताऊँ, और आप सांसद जी से या उस समय जो जिलाध्यक्ष थे देवेंद्र सिंह यादव जी, उनसे पता करिएगा, क्योंकि ये अगर पैसों से जुड़ा हुआ मामला होता तो के से, और उसके बाद वो वीडियो फुटेज मुझे कल दिखाए गए। उन वीडियो फुटेज में संख्या में जनता थी, तो ऐसा कोई फायर या ऐसी कोई आवाज़ सुनना बहुत आसान चीज़ नहीं है। वो पुलिस जांच करेगी और उसमें पाया जाएगा। अच्छा, मुकदमा आपने जो दर्ज कराया वो किन किन धाराओं में किया है? विधायक है वो भी समाजवादी पार्टी, क्या ये मसला आपने आला कमान तक पहुंचाया था, जो एफआईआर तक नौबत ना आती अगर बैठ के ही मामला सुलझाया जा सकता था? देखिए ऐसा है, मैं आला कमान तक तो तब पहुंचा था जब ये पार्टी से रिलेटेड कोई कमजोर लोग हैं, उनका साथ नहीं दोगे, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के नहीं चलोगे, उसको सम्मान नहीं दोगे, अगर उसका अपमान नहीं करोगे तो आपके साथ जुड़ने की कोई नहीं। एक ट्रेन जाती है, जा रही है, उस ट्रेन का कोई भी डिब्बा काट दोगे तो आप कमज़ोर होते जाओगे, तो वो ट्रेन छोटी होती जाएगी और लास्ट में हो सकता है इंजन रह जाए, तो इंजन फिर दौड़ता रहे, पीछे कोई लगने वाला नहीं होता है। अच्छा नेताजी, शुभम सिंह जो सपा के नेता हैं, उनकी उनकी तहरीर में शुभम सिंह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्या लगता है? और मेरा सम्मानित सदस्य मेरे साथ, उस सदन का सदस्य, बहुत मैं उसका प्यार करता हूँ उसको। कहते तो मैं बात करता, लेकिन मुझसे किसी ने बात नहीं की है। और लोकसभा जो अभी उपचुनाव हुआ था उसमें दलितों का ने काफी भारी मात्रा में डिम्पल यादव को वोट दिया था। इस तरीके से जो आपके साथ घटना हुई है, ये घटना देखिए, डिम्पल यादव जी हमारी सांसद हैं और पूरे दलित समाज ने नहीं, हर समाज ने, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, मैनपुरी की जनता ने उनको समर्थन दिया था, उनको जिताया था। दलित समाज की भी उसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही थी और मैंने बहुत मेहनत भी की थी इस चुनाव में, और आगे भी करेंगे। और रही इसकी बात, तो ये विधायक जी से जुड़ा हुआ मामला है, ये समाजवादी पार्टी से ना तो समाजवादी पार्टी ने मेरा अपमान किया है, न ही समाजवादी पार्टी के किसी ऐसे, ये व्यक्तिगत विधायक जी ने जानबूझ के हमला कराया है, अपमान किया है। ये व्यक्तिगत विधायक जी का और मेरा मसला है। किसी का ऐसा तो नहीं है सोम जी, आपका सपा से मुंह भंग हो चुका इस वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है? ये ऐसा लगता है, ये मैं 2-3 दिन से लगातार ये देख भी रहा हूँ। मैं आपको 100% एश्योर कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखता हूँ और ये पूर्ण विश्वास करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व उसमें इन्वॉल्व होगा तो उनकी बात का मैं सम्मान रखूँगा। मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी में ही आगे भी रहने वाला हूँ, इसी के साथ मैं काम करूँगा। ऐसी कोई मेरी, ना ही मेरा इरादा है, ना ही ऐसा कुछ है। कल से आप परसों से देख रहे हैं, मैं स्वयं में सक्षम हूँ, मैं अकेला भाग दौड़ कर रहा हूँ। कप्तान साहब से लेके सीओ और सीओ साहब से लेके इंस्पेक्टर तक, अभी भी मेडिकल कराने जाऊँगा या जो भी मैं करूँगा मैं अकेले कर रहा हूँ। जिसको मेरा साथ देना है वो मेरा साथ दे सकता है, उसमें मैं किसी को रोकूंगा। मुकदमा जो दर्ज कर पार्टी का और भी कोई नेता साथ आया आप किसके साथ? आप मैं जहाँ पीसी कर रहा हूँ, सारे ही नेता समाजवादी पार्टी के जब मुझे रोकने नहीं आए हैं, इसका मतलब सभी का मूक समर्थन है मेरे साथ, सभी का पीछे से मेरे साथ समर्थन है, क्योंकि इनसे मैं ही अकेला परेशान नहीं हूँ। मैंने तो आवाज़ बना हूँ, मैं उन लोगों की आवाज़ बनाऊँ जिन लोगों को, जिनको विधायक जी ने हर रूप से दबाया है, कुचला है और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनका अपमान किया है। आज एक बात है कि शुभम सिंह उनकी आवाज़ बन गए हैं, अदरवाइज सभी लोगों का मेरे साथ समर्थन है, सभी लोग मेरे साथ हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे ये कदम उठाने के बाद? वैसे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। अगर मैं गलत हूँगा तो डेफिनेटली मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और होनी चाहिए मेरे खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अगर विधायक जी गलत हैं, विधायक जी ने मेरा अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, तो विधायक जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर किसानों ने लोनी उपजिलाधिकारी सलवी अग्रवाल पर आरोप लगाए हैं।
गाजियाबाद थाना ट्रॉनिक सिटी के मंडोला चौकी क्षेत्र में भारत सरकार NHAI के द्वारा विद्युत विभाग की लाइन ट्रांसमिशन करने के कारण किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कराने का मामला सामने आया है। किसानों से वार्ता की गई तो किसानों ने बताया कि हम इस भूमि पर 70 सालों से खेती का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक बिना नोटिस और जानकारी दिए बिना हमारी भूमि पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। साथ ही एक तालाब जिसमें 25,000 मछली का पालन किया जा रहा है उसको भी नष्ट कर दिया गया है। पिंकी जी, क्या हुआ यहाँ पर ये जबरदस्ती तालाब तोड़ रहे हैं जी? क्या आपको इसमें SDM मैडम द्वारा कहा गया था कि मुआवजा दे दिया गया है और आपसे बातचीत भी हुई है, क्या ये सच्चाई है या क्या है इसमें? नहीं जी, मुआवजे की जी कोई इस बात नहीं हुई हमारे साथ, ये सब झूठ है जी, कोई मुआवजा नहीं। कब से आप इस तालाब से जीवन यापन कर रहे हैं? ये तो कई साल से जी। आपका कहना था कि इससे ही आपका घर परिवार चल रहा है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जी हम तो बर्बाद हैं जी, हमारा तो सब कुछ खर्चा इससे चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का सब काम इससे हो रहा है। इस संबंध में आपने शासन से कोई नोटिस, शासन से किसी से कुछ मांग की है आपने? हाँ जी, सबसे की इन्होंने कह रहे कुछ नहीं होएगा। कोई नोटिस दिया आपको ये सब तोड़ने से पहले? नहीं जी, कुछ नहीं। किस तरह से कौन कब्जा कर रहा है इसको? गवर्नमेंट ही कर रही है जी। तो इसमें प्रशासन के पास जाओ, कोई नहीं कह दे कि सब गवर्नमेंट कर रही है, हम क्या कर सकते, हम ड्यूटी पे। तो आपने इसमें थाने में कोई FIR NIA के खिलाफ किसी के खिलाफ? टाइम ही ना मिला, आप एकदम अभी तो आए हैं ये। अच्छा, अभी तो आए, कोई सूचना नहीं दी गई आपको? सूचना नहीं थी, अभी तो आए हैं। क्या मतलब क्या प्रकरण है, क्या मामला है ये जो आपके खेतों पे कब्जा किया जा रहा है? ये जो है इस लैंड को जिधर चल रही है उधर से काट कर दूसरी तरफ को काट दी। अच्छा, तो इसमें आपको कोई शॉर्ट नोटिस दिया होगा सरकार? नहीं दिया गया। तो कल SDM मैडम ने कहा था कि मुआवजा दिया जा रहा है और आपसे बातचीत भी की गई है, तो क्या सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई जो है जी, हमारे ना मुआवजे की बात हुई और ना हमें मुआवजे दिया गया। तो इस जमीन को कब से यूज कर रहे हैं आप? ये दादा लाई जमीन है जी, जी। 70 साल से लिख लो, 150 साल से लिख लो जी। जैसे बड़े मर जाओ छोटे करने लगे, छोटे तो बन जाओ। ये जो आपका खेती रोजगार है, इसके अलावा कोई और रोजगार है तो आपके सरकार से आपने मांग नहीं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे जाके, अगर आप हमारे बच्चे तो हमने कही जी उनसे, हम भीख मांगने लगे, उनका आप कुछ करो, हमें कब्जा लेना। SDM साहब ने कही, तो आपने ऊपर SDM साहब ने कहा आपसे? प्रशासन के द्वारा किसके द्वारा जाओ? नहीं, क्या कहा SDM साहब ने? SDM ने कहा हम कब्जा लेंगे आज, आप जो जी करे सो करो। अच्छा, तो एक तरीके से आपको धमकी दी गई? धमकी दी गई। तो कोई नोटिस दिया आपको? नहीं, इससे पहले नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां पर झांसी बार काउंसिलिंग का अधिवक्ता संघ का चुनाव 29 मई को होगा, जिसकी जानकारी एल्डर्स कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता कर दी गई। आपको बता दें कि झांसी बार अधिवक्ता संघ का चुनाव 29 मई को होगा। एल्डर्स कमेटी के द्वारा आज पत्रकार वार्ता में बताया गया कि 29 मई को बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। इस मौके पर एल्डर्स कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं कमेटी के प्रतिनिधि विवेक वाजपेयी के द्वारा बताया गया कि इस बार सभी चुनाव लड़ने वाले अधिवक्ताओं से एक शपथ पत्र अलग से लिया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि वे अपने कार्यकाल को पूरा करने के उपरांत अपना चार्ज तुरंत ही एल्डर्स कमेटी को सौंप देंगे और अगर फिर भी किसी कारणवश उन्हें कुछ समय और लगता है तो इसके लिए एल्डर्स कमेटी से अप्रूवल लेंगे। उसके बाद 1 माह के लिए अपने कार्यकाल को और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए विवेक वाजपेयी ने बताया कि इस बार अधिवक्ता जिस तरह से जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों के खान पान और प्रलोभन की चीज़ों का इंतजाम करते हैं, इस बार चुनाव में नहीं कर पाएंगे और अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि में किसी भी उम्मीदवार को लिप्त पाया जाता है तो उसका चुनाव निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव बड़े ही अलग ढंग में हो रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि हर चीज और हर पहलू पर नजर रखी जाए। ऐसे वोटर जो जिले के बाहर के हैं उन्हें भी इस बार चुनाव में एंट्री नहीं दी जाएगी। जो प्रॉपर झांसी के लोग होंगे वही लोग इस चुनाव में भाग ले सकेंगे। किस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई? देखिएगा, ये हम लोगों का जो चुनाव निर्वाचन है वर्ष 2023-24 का, उसमें हमारे जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन माननीय प्रकाश नारायण द्विवेदी जी, हमारे एल्डर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य श्री रघुवीर शरण वाजपेयी जी, हमारे एल्डर कमेटी के सदस्य, जो अधिवक्ता का सम्मान पूर्व में रहा है और पूरा कार्यकाल पूरा होते ही अपना चार्ज एल्डर कमेटी को सौंप देंगे और किसी परिस्थिति बस अगर उन्हें कार्यकाल बढ़ाना पड़ता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो दाता एल्डर कमेटी ने फाइनल लिस्ट के लिए किया है उसको, और 1720 मतदाता इस चुनाव में मत करेंगे और चुनाव हमारा
झांसी क्लब प्रांगण में दिनांक 29/5/2023 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर चोरों ने फैक्ट्री मालिक के घर में घुसकर 30 लाख से अधिक की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में 5 बदमाश नजर आ रहे हैं। सभी बदमाश कच्छे और टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। घटना बीते रविवार देर रात की है। नेहरू नगर इलाके में मेयर आवास में कुछ ही दूरी पर एक घर में बदमाश नंगे पांव घर की दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल हुए और खिड़की की जाली काटकर खिड़की पर लगी ग्रिल निकाल ली। एक बदमाश ने घर का दरवाजा खोला, जिसके बाद सभी बदमाश घर के अंदर दाखिल हो गए। घर पर पीड़ित फैक्ट्री मालिक अभिनव अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटे के साथ उनके पिता, कुल 4 लोग मौजूद थे। चोर इतने शातिर थे कि घर में मौजूद चारों लोगों को घटना का पता नहीं लग पाया। बदमाशों ने घर में सो रहे लोगों के कमरे की कुंडियां बाहर से बंद कर दी और घर में रखे लाखों की ज्वेलरी, कैश, कीमती घड़ियां और अन्य कीमती सामान चोरी कर वहां से फरार हो गए। सुबह जागने पर घर में मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। बदमाशों ने घर में घुसने के बाद सीसीटीवी कैमरे की तार भी काट दी। घटना की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की और तलाश शुरू कर दी है। एसपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण पुलिस द्वारा किया जाएगा। सर, नेहरू नगर में कल एक फैक्ट्री मालिक की चोरी की वारदात सामने आई है और कच्चा बनियानधारी लोग वहां घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? ये कल सुबह अर्ली सुबह की घटना है। ये सूचना मिली, घटना को तत्काल मेयर द्वारा और थानाध्यक्ष और पीआरबी द्वारा अटेंड किया गया और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स टीम को बुलाया गया। सारे तथ्यों की छानबीन की गई, आवश्यक कार्रवाई की गई और 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है 30 लाख से अधिक की सामान चोर यहाँ से लेके गए हैं। सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। सर, घटना से जुड़ा सीसीटीवी सामने आया, क्या कुछ सर उस सीसीटीवी में नजर आ रहा है? पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी तथ्यों के सापेक्ष घटना का अनावरण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर शिकारपुर तहसील में अंबेडकर नगर के ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि शिकारपुर तहसील में सरवर शिकारपुर रोड पर पुलिया निर्माण को लेकर अंबेडकर गांव के ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर महिला पुरुष शिकारपुर तहसील में पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया, जहां पर स्थानीय विधायक एवं एसडीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद के नारों की गूंज सुनकर तहसीलदार निकले अपने ऑफिस के बाहर। तहसीलदार ने ग्रामीणों से कहा कि ये हमारे विभाग का मामला नहीं है। इसी बात को लेकर ग्रामीण भड़के और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पहले एसडीएम शिकारपुर को अवैध रूप से पुलिया निर्माण को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था, जिस पर एसडीएम ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी कोई अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचा। उसके बाद ग्रामीणों का धैर्य का बांध टूट गया और तहसील में धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। धरना प्रदर्शन की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष महिला उपस्थित रहे। रफीक जी, बड़ी संख्या में महिला पुरुष एसडीएम कार्यालय पहुंचे, किस समस्या को लेकर? समस्या साहब, हमारे ये पुलिया दोबारा आए हम परसों 16 तारीख में एप्लीकेशन दी, कोई भी नहीं कुछ हुआ, उसका कोई भी हमें न्याय नहीं मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कमिश्नरेट हिडन पुलिस ने चैन, पर्स और मोबाइल लुटेरों पर लगभग काबू पा लिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले को कभी क्राइम सिटी तक का नाम नवाजा जा चुका था। वजह थी लगातार बढ़ती लूट, डकैती, चोरी और आती जाती महिलाओं से चैन और मोबाइल लूट की वारदातें तो ऐसा हो जाया करती थी जैसे कोई चने बांट रहा हो। समाचार पत्रों में ऐसी वारदात हमेशा सुर्खियों में रहा करती थी, जिसके बाद गाजियाबाद को क्राइम सिटी तक का नाम से नवाजा गया। लेकिन अब बदलाव आ चुका है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, तब से पुलिस के कार्य करने का रवैया भी गाजियाबाद में बदल गया है। जब तक जिला गाजियाबाद में जब तक एसएसपी
सिस्टम प्रणाली जारी रही, तब योगी की सरकार में अपराध पर पुलिस बहुत हद तक अंकुश पाने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। शायद इसी के चलते गाजियाबाद को कमिश्नरेट घोषित किया गया और कमिश्नरेट बनने के बाद जिस ट्रांसजेंडर में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ मोबाइल, चैन और पर्स की लूट की वारदात हुआ करती थी, उनमें अब बहुत कमी नजर आ रही है। पिछले 3 महीने में वारदातों का एवरेज अब 2 से 3 का रह गया है, जिसके बाद अब गाजियाबाद में महिलाएं कहने लगी हैं कि अब हम सड़क पर खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। पौष इलाके वसुंधरा में हमने कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले हमें नौकरी पर आने पर कहा जाता था गले में सोने आदि की चैन पहनकर ना आए, क्योंकि यहाँ पर लुटेरे घूमते हैं और आपको वह शिकार बना सकते हैं। लेकिन अब पिछले 3 महीनों के अंदर महिलाएं अनुभव के अनुसार इलाके में उन्हें किसी वारदात की जानकारी नहीं मिली है। साथ ही स्थानीय महिलाओं ने बताया कि वर्षों पहले इस इलाके में एक दिन में 2 से 3 वारदात, लूट आदि हो जाया करती थी। अब वो अपने आप सड़कों पर सुरक्षित महसूस करती हैं। इंदिरापुरम इलाके की वसुंधरा से एक महिला से हमने बात की तो उसने बताया कि वह भी चैन लूट का शिकार बन चुकी थी, लेकिन पिछले 3 महीने में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद इन वारदातों में बहुत कमी आई है, जिसके बाद अब उन्हें सड़क पर चलने में ज्यादा भय नहीं लगता है। महिलाओं का कहना है कि अब जगह जगह हमें पुलिस सड़क पर खड़ी नजर आती है, जिसके बाद लगता है कि हम सुरक्षित हैं। ट्रांसजेंडर एरिया में पिछले दिनों काफी मामले बढ़े थे कि महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग, मोबाइल लूट। इसमें जनवरी फरवरी का एवरेज जो घटनाएं होती थी वो करीब 9 से 10 स्नैचिंग की घटनाएं होती थी। जनवरी और फरवरी की जो एवरेज घटनाओं की संख्या है, मार्च अप्रैल में इन घटनाओं की संख्या को निरंतर ट्रांसजेंडर जोन की पुलिस द्वारा प्रयास के फलस्वरूप कम करके इन घटनाओं की संख्या करीब 4 से 5 साप्ताहिक एवरेज हो गई थी। पिछले सप्ताह में मात्र एक ऐसी घटना हुई है जो कि मोबाइल स्नैचिंग की घटना थी, वो भी बिल्कुल दर्ज की गई है और उसका सफल अनावरण किया जाएगा। इसमें जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी ये है कि सभी जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनका सफल और सही अनावरण करके जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जाए, जो जिन चीज़ों की स्नैचिंग हुई है उसकी बरामदगी की जाए। इसके साथ साथ सभी ऐसे बिंदुओं को आइडेंटिफाई किया गया है जो खास करके बॉर्डर पॉइंट बनते थे या सेंसिटिव एरियाज होते थे, वहाँ पे लगातार चेकिंग की जाती है और चेकिंग के दौरान भी कई सारी ऐसी घटनाओं का अनावरण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर जीते और हारे हुए सभासदों के प्रत्याशी और समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के बलिया के रसड़ा नगर पालिका में सभासद का चुनाव जीते और हारे प्रत्याशियों सहित समर्थकों में जमकर लाठी डंडे बैट से पिटाई कर लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं जीते हुए सभासद का आरोप है कि 55 सालों के बाद मिली हार से बौखलाए मुख्तार अंसार के करीबी दबंग पूर्व सभासद और उनके समर्थकों ने उन्हें और उनके समर्थकों की जमकर पिटाई की। जीते हुए प्रत्याशियों का कहना है कि सर्टिफिकेट लेने के बाद घर सुरक्षित पहुंचने के बजाय पुलिस ने उसे ही पहुंचा दिया थाने। न्याय की लगा रहा है गुहार, बताया जा रहा है जान का खतरा। मारपीट का ये लाइव तस्वीरें रसड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 की हैं, जहां नव निर्वाचित सभासद नौशाद अहमद की माने तो जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम घर जा रहे थे, जैसे ही उनके घर के सामने से हम लोग गुजरे थे कि हार से बौखलाए पूर्व सभासद और उनके समर्थकों ने हम लोगों पर लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने हमें घर पहुंचाने के बजाय थाने पहुंचा दिया। नवनिर्वाचित सभासद का आरोप है कि वार्ड नंबर 6 में पिछले 55 सालों से सभासद रहे मोहम्मद अंसारी इस बार चुनाव हार गए, जिससे बौखला गए। दबंग मोहम्मद अंसारी को मुख्तार अंसारी के करीबी हैं। उन्होंने कहा कि इनसे हमें जान का खतरा है। उसी दिन से डर के मारे अपने घर, अपने वार्ड तक में नहीं जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? किस वार्ड से चुनाव लड़े थे और किसके खिलाफ लड़े थे? नाम बताओ। नौशाद अहमद मेरा नाम है। मैं वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ा था और वकील अहमद अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कितने सालों से वो इस यहाँ चुनाव जीत रहे थे और उनका कब्जा था इस वार्ड पे? 55 सालों से चुनाव वो जीत रहे थे। 55 सालों से वो कब्जा था उनके वार्ड में। जब जीत का सर्टिफिकेट। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।